नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है और जो पिछली वीडियो में 2-4 वीडियो अब तक बता चुका हूँ आपको वीडियो के माध्यम से कि मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान में जो अवस्थाएं होती हैं उसके विषय में मैंने बताया है। आज की जो हमारी वीडियो है वंशानुक्रम वातावरण, यानी इसको अनुवंशिकता भी बोलते हैं और इसी वंशानुक्रम को इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं और वातावरण को हम पर्यावरण बोलते हैं, जिसको एनवायरमेंट बोलते हैं। तो आज इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अनुवंशिकता एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बालक अनुकरण करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है। ऐसी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में ये चीज गुजरता है। ये अनुवंशिकता का रूप है। अब अनुवंशिकता को सबसे पहले देखने से पहले हम देखेंगे डिफिनेशन, क्योंकि हर पेपर में, रीट वाले पेपर में, नेट से जो साइकोलॉजी से पढ़ते हैं उनके पेपर में, उसके बाद जो टेट का पेपर होता है, सी टेट का पेपर होता है, वहां से बहुत से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ना छोड़ दीजिए। जब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। वी.एन. झा एक डिफिनेशनर हैं और इन्होंने क्या बोला कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात पूर्ण का योग है। ये देखिए, जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अब इसको याद करने के लिए हमें दो चीज ध्यान देना पड़ेगा। विशेषताओं का पूर्ण योग मतलब कि वंशानुक्रम में जो जन्मजात व्यक्ति या बालक जो भी होंगे तो उनका क्या होगा, विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। तो ये वी.एन. झा ने बोला था। इस डिफिनेशन को आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो अगला हमारा डिफिनेशन है वुडवर्ड साहब का, इन्होंने बोला था कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण में योगफल नहीं गुणनफल है। मतलब कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल है। तो ये बोलने वाले वुडवर्ड साहब है, क्योंकि ये अनुवंशिकता को डिफाइन किए हैं, उसके बाद डिफिनेशन अपना दिए हैं। तो दूसरी डिफिनेशन हो गई। तीसरा डिफिनेशन जो है सबसे सिंपल डिफिनेशन है। इसमें ड्रेवर साहब ने क्या बोला है कि माता पिता द्वारा शारीरिक मानसिक विशेषता जो संतानों में संकरण होता है। मतलब कि माता पिता द्वारा जो विशेषता है वह संतानों में क्या होता है, संक्रमण होता है, स्थानांतरण होता है। उसी को क्या बोला जाता है, अनुवंशिकता बोला जाता है, वंशानुक्रम बोला जाता है। तो ये तीनों डिफिनेशन आप अपने माइंड से अपने सेट करके याद करिए, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है। परीक्षाओं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें मनोविज्ञान से 5 या 6 डिफिनेशन न पूछा जाता हो। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं वंशानुक्रम। जैसे कि आप जानते हैं वंशानुक्रम की वंशों का क्रम, और ये वंशों का क्रम पूर्वजों से लेकर बीज कोश के माध्यम से संक्रमण आगे बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले हम संयुक्त कोष देखेंगे। संयुक्त कोष क्या होता है इसको जानेंगे। देखिए, संयुक्त कोष में शुक्राणु होते हैं और उस शुक्राणु में तरल पदार्थ होते हैं, जो गाढ़े रंग के तरल पदार्थ होते हैं। मतलब शुक्राणुओं में गाढ़े तरल रंग के पदार्थ होते हैं, जिसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या बोला गया है, साइटोप्लाज्मा बोला गया। यहां देखेंगे, ये नाम नोट करेंगे, इसको बोला गया साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा किसको, संयुक्त कोष, मतलब स्त्री और पुरुष के संयुक्त कोषों में शुक्राणु गाढ़े एवं तरल पदार्थ के होते हैं, जिसको आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से इसको बोला गया साइटोप्लाज्मा। अब इस साइटोप्लाज्मा बोला जाता है, लेकिन प्रत्येक गुण में छोटे छोटे तत्व होते हैं, ठीक है। प्रत्येक गुणों में छोटे छोटे तत्व होते हैं और उसी तत्वों में जीन्स पाया जाता है। यहां नोट करेंगे जीन्स, जहां पे मैंने हाईलाइटेड किया है, हर चीज को आप नोट करेंगे, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इसको भी नोट कर लेंगे, साइटोप्लाज्मा को नोट कर लेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि मेल और फीमेल। मेल मीन्स होता है पुरुष, फीमेल मीन्स हो रहा है औरत। आप तो इतना जानते ही हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्स और एक्स फीमेल में पाया जाता है, एक्स वाई मेल में पाया जाता है। और सबसे भारी, इसमें क्वेश्चन बनता है कि मतलब मेल और फीमेल में सबसे भारी कौन होता है। तो एक्स और एक्स जो होता है, एक्स जो शुक्राणु होता है सबसे भारी होता है और हल्का वाई होता है।
लेकिन एक क्वेश्चन कि लड़का और लड़कियों में कैसे, ये जो लड़के और लड़की, तो किसके किसके मिलने से लड़का होता है और किसके किसके मिलने से लड़की होती है। 1 मिनट बताता हूं आपको। यहां पे आप x और x को मिला देते हैं तो यहां पे आपकी लड़की, और x और x y को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़का। ये दोनों डिफरेंशन आप याद करेंगे। x लड़की, x y लड़का, ये मेल और फीमेल में होता है। ठीक है, तो आप इतना बात तो जानते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डिप्रेशन आप याद कर लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वंशानुक्रम के कुछ नियम दिए गए हैं और उस नियमों को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नियम निर्धारित करते हैं कि हाँ वंशानुक्रम आनुवंशिकता होता है। और आप ये चीज नोट करेंगे, नियम से और सिद्धांतों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे पहला नियम है समानता का नियम। पहला नियम क्या है, समानता का नियम। अब क्या समानता का नियम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे इस पूरे भारत में या पूरे देश में हर किस्म के जीव पाए जाते हैं, और उन जीवों में जैसे माता पिता होते हैं सेम उसी तरह संतान पाई जाती है, उसी को समानता का नियम। जैसे माता पिता होते वैसी संतान। अगर जानवरों में देखा जाए तो उन्हीं के सेम, उन्हीं के जैसा वो रूप लिए होते उसी का रूप सेम वो ले लेते हैं। तो इसका सेम अर्थ समझेंगे कि जैसे माता पिता होते हैं सेम उसी तरह उनकी संतान होती है, इसी को समानता का नियम बोलते हैं। अब देखते हैं भिन्नता का नियम। देखते हैं भिन्नता के नियम में क्या बोला गया है। भिन्नता के नियम में बोला गया है कि जैसे माता पिता होते हैं कुछ अंतर उनकी संतानें होती हैं। जैसे माता पिता होते हैं कुछ उनके विपरीत, कुछ का मतलब कि ये पूरा 100% आप नहीं लेंगे, मात्र 30% ले लेंगे, 20% ले लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ विशेषता, कुछ विपरीत संतानें होती हैं माता पिता की, उनको भिन्नता का नियम बोलते हैं। पहला समानता का नियम, दूसरा भिन्नता का नियम, और लास्ट जो नियम है उसको प्रत्यागमन का नियम बोलते हैं। अब प्रत्यागमन के नियम में क्या होता है कि जैसे माता पिता होते हैं ठीक उसके विपरीत उसका संतान होता है। बस सिंपल, जैसे माता पिता होते हैं ठीक उसके विपरीत संतान, और ये होता है आपका प्रत्यागमन का नियम। तो तीनों आपने नियम जाना। पहले में जैसे माता पिता वैसी संतान, भिन्नता में जैसे माता पिता हो ठीक कुछ उसके विपरीत संतान होती है, प्रत्यागमन में जैसे माता पिता होते हैं ठीक उसके विपरीत संतानें हो जाती है। अब इतना आप तीनों नियम जान गए। तीनों नियम के बाद जब आगे आप बढ़ते हैं तो आपको मिलता है वंशानुक्रम के सिद्धांत, आनुवंशिकता के सिद्धांत मिलते हैं। आप इसको आप नोट कर लेंगे। सबसे पहला जो आता है सिद्धांत, जिसको जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। और उस नियम में बिजमैन साहब ने इसको डिफाइन कर दिया है। ये बिजमैन साहब हैं और इन्होंने ये नियम दिया है, जनन द्रव्यों की निरंतरता का नियम। इसमें क्या होता है कि जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो बस सिंपल है, जनन द्रव्यों की निरंतरता का नियम लगातार चलता रहता है। आगे देखेंगे उपार्जित गुणों का नियम, और इस नियम को भी दिए हैं बिजमैन साहब ने। ठीक है, इस नियम को भी बिजमैन साहब ने दिए हैं। और इसमें क्या इन्होंने बोला है कि अर्जित गुण पीढ़ी से पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होता है। अर्जित गुण का मतलब कि इस दुनिया में तमाम माता पिता हैं, जिसमें क्या होता है कि कुछ माता पिता बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके माता पिता का लक्षण सेम बच्चे पे नहीं पड़ पाता। क्यों? क्योंकि माता पिता तो पहले से अपने गुण को इस पर्यावरण के माध्यम से अर्जित किए हुए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं, विद्वान हैं, लेकिन उसका स्थानांतरण उनमें नहीं हो पाता, उनको ढलना पड़ता है बच्चों को। तो मेन कहने का मतलब ये है कि जो गुण माता पिता में होता है वो गुण बच्चों में नहीं जा पाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्जित गुणों का असंचरण सिद्धांत, जिसको बिजमैन साहब ने दिया है। स्थानांतरण नहीं होता, यानी अर्जित गुण का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होता। आशा करता हूं कि आप ये दोनों समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं अर्जित गुणों का संचरण सिद्धांत, लैकमार्क साहब ने दिए हैं, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2014 के टेट में पूछा गया है। 2014 के टेट में पूछा गया है।
इसमें क्या है, अर्जित गुणों का संचरण नियम, इसमें दिया क्या गया है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अर्जित गुणों का पीढ़ी पर पीढ़ी संचरण होता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कुछ माता पिता विद्वान होते हैं, क्योंकि पहले तो उनका परिवार विद्वान नहीं था, लेकिन इस पर्यावरण में आए, शिक्षा को देखे, शिक्षा ग्रहण किए, अर्जित किए, सृजन किए, और उसके साथ क्या हुआ, उनका विकास हुआ, नौकरी पाए, इंटेलिजेंट मैन हो गए। तो जब वो इंटेलिजेंट मैन हो गए तो पर्यावरण के माध्यम से तो एग्जर्व उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये गुण कभी कभी क्या होता है कि बच्चों और संतानों में पड़ जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, आपने जिराफ देखा होगा और जिराफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जिराफ जब पहले धरती पर आया था तो उसकी गर्दन छोटी थी, लेकिन उस पौधों को खाने के लिए अपने गर्दन को ऊंचा करता गया, खाता गया, गर्दन उसकी बढ़ती गई, और इस तरह क्या हुआ कि पर्यावरण में वो मिल गया और उस पर्यावरण की तरह ढलते ढलते उसकी गर्दन लंबी हो गई। और लंबी का कारण यही है कि आज उसके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी गर्दन क्या होती है, लंबी होती है। तो ये बहुत अच्छा जिराफ का उदाहरण है। इस तीसरे वाले में अर्जित गुणों का संचरण सिद्धांत लैमार्क साहब ने दिया। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत नियम, ये जीव सांख्यिकी का सिद्धांत नियम गाल्टन महोदय ने दिया था। आप नोट करेंगे, बहुत सिंपल है। और गाल्टन महोदय ने क्या दिया था कि इसमें गुणों का जो हस्तांतरण होता है, जो गुणों का, जैसे व्यक्तियों के जो गुणों का हस्तांतरण होता है, ये पूर्वजों से मिलता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनसे मिलता है। देखिए गुणों का हस्तांतरण माता पिता से नहीं बल्कि पूर्वजों से मिलता है। सिंपल, आप समझ गए कि यहाँ पे पूर्वजों से मिल जाता है। और लास्ट जो है मेंडल का नियम, मेंडल साहब ने दिया था। प्रयोग जो इन्होंने किया था वो चूहे पर किया था और मटर पे किया था, जिसमें मटर को भी इन्होंने क्या किया था कि मटर को मिट्टियों में डाला था और कुछ अंतर उनमें देखने को मिला था। और ये जो चूहे थे, चूहे और चूहिया में समागम करवाए थे, इनमें भी बच्चों का अंतर देखा गया था। तो इनको भी एक ही माता पिता के संतानों में भिन्नता पाए, सेम इनका कंडीशन है कि मेंडल साहब का थोड़ा फेमस है, तो आप नोट कर लेंगे। तो ये हमारा वंशानुक्रम का नियम था। वातावरण की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वातावरण की अगर बात करें तो बच्चा अनुवंशिकता से तो इस जीवन में पलता ही है, लेकिन कुछ मुख्य भूमिका वातावरण का भी होता है। वातावरण, जैसे आपके परिवार का अगर वातावरण अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा होगा, इस साइकोलॉजी में कहा गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वातावरण जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। वातावरण दो प्रकार का होता है। पहला, पहला जो होता है वो पारिवारिक होता है और दूसरा जो होता है विद्यालय होता है। इस पारिवारिक को अगर बात करें तो पारिवारिक जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अनौपचारिक, और विद्यालय जो होता है इसको बोलते हैं औपचारिक। यानी निश्चित समय निश्चित जगह जो ग्रहण किया जाता है विद्या, इसको बोलते हैं विद्यालय। और इसको क्या बोलते हैं, इसको अनौपचारिक में। बच्चे का सबसे पहला पाठशाला होता है तो होता है परिवार, और द्वितीय पाठशाला होता है तो विद्यालय। प्रथम शिक्षक होता है तो माता। ये तो पर्यावरण में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्यावरण को दो भागों में बांटा है, पारिवारिक पर्यावरण या वातावरण, उसके बाद विद्यालय वातावरण या पर्यावरण। ये दो ही भाग होते हैं, इन दोनों में बच्चे का सृजन होता है। तो आप इतना समझ गए। हाँ, एक क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आपके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो जाएंगे, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन अगर इसी की बात करें कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, तो प्रमुख कारक की बात करें तो ये हमारा वातावरण हो जाएगा, प्रमुख कारण वातावरण हो जाएगा, जबकि ये दोनों का अंतर होता है। तो इस चीज को आप देख लेंगे। और मैं वीडियो के माध्यम से जो बताने की कोशिश किया हूं, वीडियो अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस मेरे बताने का मतलब ये था कि वातावरण भी दो प्रकार का होता है, एक पारिवारिक वातावरण, एक विद्यालयी वातावरण। पारिवारिक वातावरण को प्रमुख पाठशाला बच्चे का बोला जाता है, विद्यालय को द्वितीय पाठशाला बोला जाता है। प्रथम शिक्षक माँ होती है
और उसके बाद ही कोई शिक्षक का अभाव निभाता है। ठीक है, तो ये वातावरण हो गया। ये क्वेश्चन मैंने जो लास्ट बताया, फिर बताते बताते आपको जा रहा हूं। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तो वातावरण और अनुवंशिकता दोनों होते हैं, लेकिन बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, तो आपके प्रमुख कारक जो हो जाएंगे वो वातावरण हो जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहाँ से। वीडियो अच्छा लगे तो अपना जो भी करना होगा प्रतिक्रिया करिएगा, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा वीडियो को। और ठीक है, फिर अगली वीडियो में अगला लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।